हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैरागॉन क्लासेस। क्लास 11th के आज के लेक्चर में हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सर्कुलर मोशन। जैसा कि सब बच्चे जानते ही हैं कि हम फिजिक्स की वो ब्रांच पढ़ रहे हैं जिसका नाम है डायनेमिक्स, जो मोशन के बारे में स्टडी करवाती है हमें। डायनेमिक्स में हम मोशन के बारे में स्टडी करते हैं विद नोइंग द कॉज। और इस यूनिट का इस ब्रांच का जो यूनिट है हम पढ़ रहे हैं लॉज ऑफ मोशन, और उसमें हम लॉज ऑफ मोशन में फोर्स और फ्रिक्शन, ये दो चैप्टर्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आज हम शुरू करते हैं सर्कुलर मोशन। यह आपके सामने सर्कुलर मोशन चैप्टर आ चुका है और इस चैप्टर का पूरा नाम जो है वो लिखा है, फुल नेम जो आपको दिख रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इससे पहले भी आपने काफी अलग अलग टाइप के मोशन पढ़े हैं। जैसे मैं याद दिला दूं, आपने पढ़ा है यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। उसके बाद आपने पढ़ा है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो मोशन क्या होता है ये आप पहले से जानते हो। When a body changes its position with respect to its surroundings, जब कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करती है अपने सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में, उसे मोशन कहते हैं। और यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है वो भी आप जानते हो। When a body covers equal displacement in equal interval of time, यानी इस पूरे टर्म में से, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये तीन वर्ड्स में से आप फर्स्ट और थर्ड वर्ड का मीनिंग जानते हो। यूनिफॉर्म मोशन आपने पहले पढ़ लिया है, क्योंकि काइनेमेटिक्स में काफी डिटेल में सबसे पहले आपको यूनिफॉर्म मोशन ही पढ़ाया गया था। अब यहां एक एक्स्ट्रा जो वर्ड आ गया है सर्कुलर, यानी अब आपका मोशन सर्कुलर है। तो पहले हम सर्कुलर मोशन पर ही कंसंट्रेट करते हैं, बाद में उस सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म कैसे पहनाया जाएगा उसको, वो आपको सिखा दिया जाएगा। तो हम चलते हैं पहले सर्कुलर मोशन की तरफ। ये फर्स्ट हेडिंग में सर्कुलर मोशन लिखा है और इसका नीचे डेफिनेशन लिखा है, जो बहुत ही आसान है, कॉमन सेंस वाली बात है। अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल और सर्कुलर पाथ, कोई भी बॉडी जो या तो किसी सर्कल में चल रही हो, सर्कल पे, जिसे हम सर्कुलर पाथ भी बोल देते हैं, इज सेड टू बी इन सर्कुलर मोशन। यानी ऐसा मोशन जो सर्कल पर हो रहा हो वो सर्कुलर मोशन है। ये तो सिंपल कॉमन सेंस की बात है। और सर्कल बच्चे छोटी क्लास से मैथ्स में पढ़ते आए हैं। सर्कल भी कोई नई चीज नहीं है, लेकिन यहां सर्कल को थोड़ा सा 11th क्लास के लेवल पर समझा जाएगा, डिफाइन किया जाएगा। अगर बच्चों से पूछा जाए व्हाट इज अ सर्कल, तो बहुत सारे बच्चे जानते तो हैं सर्कल क्या होता है, उसमें सेंटर क्या होता है, सरकमफ्रेंस क्या होता है, वगैरह वगैरह, लेकिन उसको प्रॉपरली लैंग्वेज में डिफाइन नहीं कर सकते। तो यहाँ आपको प्रॉपरली लैंग्वेज में डिफाइन करना भी सिखाया जा रहा है और साथ ही साथ सर्कुलर मोशन तो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि सर्कल क्या होता है। सर्कल में होने वाले मोशन को सर्कुलर मोशन कहते हैं। तो सर्कल समझ लें, सर्कल बनाना और सर्कल के बारे में, उसका एरिया, सरकमफ्रेंस, ये सब कुछ जानते हैं। लेकिन सर्कल अगर बताना पड़ जाए कि व्हाट इज अ सर्कल, तो आपको ये चीज याद होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। लिखा है लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट इज अ सर्कल। पहले हम यहीं तक एक्सप्लेन करते हैं और समझते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। इसमें एक वर्ड लिखा है लोकस। ये लोकस वर्ड शायद बच्चों ने पहले नहीं सुना होगा, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। ये लोकस वर्ड को आप लोकेशन भी कह सकते हो।
लोकेशन यानी पोजीशन, किसी भी पॉइंट को लोकेट करना, प्लॉट करना, उसकी पोजीशन बताना। तो लोकस मीन्स लोकेशन आसान भाषा में, यानी लोकेशन ऑफ ऑल सच पॉइंट्स, उन सारे पॉइंट्स का लोकेशन यानी जगह, विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट। अब जैसा कि आप ये एक सर्कल बना हुआ है, इसमें देख रहे हो, इस सर्कल पर लाई करने वाला, जैसे यहां पर दिखाते हैं, इस सर्कल पर लाई करने वाला हर पॉइंट, ये सर्कल है ना, ये जितने पॉइंट्स मैंने बनाए हैं और ज्यादा भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें तो सर्कल बन रहा है। और ये जो मैंने पॉइंट्स बनाए हैं, ये इन पॉइंट्स की लोकेशन है या पोजीशन है, जैसे हम लोकस बोल रहे हैं। उन सारे पॉइंट्स की लोकेशन को सर्कल कहते हैं, जो सारे पॉइंट्स एक सिंगल पॉइंट से, किसी एक सिंगल पॉइंट से इक्विडिस्टेंट होते हैं। इक्विडिस्टेंट का मतलब बराबर दूरी पर। ये जो पॉइंट होता है ना, आप इन सारे पॉइंट्स को किसी को भी मेजर कर लो, यहां से इसकी डिस्टेंस, यहां से इसकी डिस्टेंस, यहां से सब पॉइंट्स की डिस्टेंस इक्वल होती है। एंड द सिंगल पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। और वो पॉइंट जिससे ये सारे पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं, उसे सर्कल का सेंटर कहा जाता है। तो अब आपको सर्कल को प्रॉपरली डिफाइन करना या किसी को बताना आना चाहिए, आ गया है कि सर्कल क्या है। सर्कल उन सारे पॉइंट्स का लोकेशन है। बस आप लोकेशन ना बोल के लोकस बोलो तो थोड़ा अच्छा स्टैंडर्ड का लगता है। लोकस यानी लोकेशन ऑफ ऑल सच पॉइंट्स, उन सारे पॉइंट्स का लोकेशन, विच आर इक्विडिस्टेंट, जो कि बराबर दूरी पर हैं, फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट, एक अकेले यानी सिंगल पॉइंट से। उन सारे पॉइंट्स का लोकेशन जो बराबर दूरी पर हैं एक सिंगल पॉइंट से, उसे सर्कल कहा जाता है। उन सारे पॉइंट्स के लोकेशन ऐसे ज्वाइन कर दो तो सर्कल बन जाएगा। एंड द सिंगल पॉइंट, वो सिंगल पॉइंट जिससे वो सारे पॉइंट्स बराबर दूरी पर हैं, वो कहलाता है सर्कल का सेंटर। तो सर्कुलर मोशन समझना इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। सर्कुलर मोशन क्या है? जब भी कोई बॉडी सर्कल में घूमेगी, उस मोशन को सर्कुलर मोशन कहेंगे। सर्कल में मूव करेगी कहना चाहिए। अ बॉडी मूविंग इन सर्कल और सर्कुलर पाथ इज सेड टू बी इन सर्कुलर मोशन। बट व्हाट इज अ सर्कल? अ सर्कल इज द लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट्स। ये सर्कल क्या होता है? लोकेशन यानी पोजीशन उन सारे पॉइंट्स का, विच आर इक्विडिस्टेंट, जो कि बराबर दूरी पर होते हैं एक सिंगल पॉइंट से, और वो सिंगल पॉइंट सर्कल का सेंटर कहलाता है। और अब आप देख रहे हो ये एक बॉल है, देख रहे हैं, ये एक बॉल, ये एरो से दिखाया गया है, ऐसे ऐसे मूव कर रही है। ये जब तक मूव करती रहेगी इस सर्कल पर ही मूव करती रहेगी, ना इसके अंदर की तरफ ना बाहर की तरफ। तो इस बॉल के मोशन को सर्कुलर मोशन कहा जाएगा। अब आपको जैसा कि बताया ही है, ये सर्कल का सेंटर है, तो ये जो डिस्टेंस है सेंटर से इस किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस सर्कल का रेडियस कहलाता है। जैसे कि अगर यहां बनाए तो सर्कल का ये हो गया आपका सेंटर, और इस सेंटर से अगर आप सरकमफ्रेंस तक का एक लाइन बनाते हो, ये सर्कल का रेडियस कहलाता है। और उसके बाद आप सर्कल का सरकमफ्रेंस C से अगर डिनोट करते हैं तो वो 2 पाई r होता है, सब जानते हैं। अगर ये पॉइंट A है तो अगर एक बॉडी पूरा सर्कल में घूमकर वापस A पॉइंट पर आता है तो उसने डिस्टेंस 2 पाई r ट्रैवल किया होता है, जो कि सरकमफ्रेंस कहलाता है। एरिया भी बच्चे जानते हैं पाई r स्क्वायर, लेकिन उसकी अभी फिलहाल यहां पर जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बच्चों ने सर्कुलर मोशन क्या होता है सीख लिया, सर्कल क्या होता है वो भी सीख लिया। सर्कल में घूमने वाले ऑब्जेक्ट
के मोशन को सर्कुलर मोशन कहा जाता है। अब हम मोशन के नेक्स्ट पोर्शन पर चलते हैं। जब भी कोई बॉडी मोशन करती है तो सबसे पहले उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है। आपने जब भी यूनिफॉर्म मोशन भी पढ़ा है तो बॉडी एक जगह से दूसरी जगह जाती है। अगर लेंथ ऑफ द पाथ कवर करें या मेजर करें तो डिस्टेंस कहलाता है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल मेजर करें तो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। उस डिस्प्लेसमेंट को अगर टाइम से डिवाइड कर दें तो बन जाती है वेलोसिटी। तो सर्कुलर मोशन में भी ये डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है, कितने टाइम में होता है, उसकी वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट की जाती है, वो सब हम कैलकुलेट करेंगे और वो स्टडी करेंगे। तो ले चलते हैं बच्चों को नेक्स्ट पोर्शन पर, सर्कुलर मोशन में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी वगैरह कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सर्कुलर मोशन के पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए और आगे बढ़ने के लिए हमने कंसीडर कर लिया है ये एक सर्कल। इस सर्कल का जो सेंटर है यहां पर वो O है, और जिस बॉडी का मोशन हम कंसीडर कर रहे हैं वो इसी सर्कल के सरकमफ्रेंस पर मूव कर रही होगी। हम सपोज करते हैं कि वो बॉडी जो इस सर्कल या इस सर्कुलर मोशन में कंसीडर की गई है, लेट अस सपोज व्हेन टाइम स्टार्ट्स, यानी टाइम t इज इक्वल टू क्या, 0। और ये हमने बहुत बार पढ़ा है, टाइम t इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है आपने स्टॉप वॉच ऑन करी है। तो स्टॉप वॉच जब आपने ऑन करी, टाइम नोट करना स्टार्ट किया, वो बॉडी जो इस सर्कल में मूव कर रही है वो इस पॉइंट पर है, A पॉइंट पर। अब आपकी स्टॉप वॉच ऑन हो गई है। लेट अस सपोज आफ्टर टाइम स्मॉल t वो आ जाती है इस पॉइंट पर, B पॉइंट पर। तो A कहलाएगा उस बॉडी का इनिशियल पोजीशन एट t इज इक्वल टू 0, और आफ्टर टाइम t ये B कहलाएगा उसका फाइनल पोजीशन। t इज इक्वल टू 0 पर बॉडी है A पर, और आफ्टर टाइम t बॉडी कहां पहुंच गई है, B पर। ये टाइम स्टॉप वॉच में रिकॉर्ड हो जाएगा, जिसे हम स्मॉल t से डिनोट करेंगे, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड वगैरह वगैरह कुछ भी। अगर आप A से B तक का ये आर्क मेजर करेंगे तो ये उसका डिस्टेंस ट्रैवल्ड कहलाएगा, जो उसने पाथ कवर किया है। इसको अगर आप यहां से यहां तक मेजर कर लें तो ये A से B तक का जो आर्क है, जिसे हम डिनोट करेंगे ऐसे, AB, और उसके ऊपर ऐसे एक कर्व लाइन लगाते हैं तो इसको बोलते हैं आर्क। आर्क सर्कल के सरकमफ्रेंस का एक छोटा पोर्शन कहलाता है। तो A से B तक मेजर करेंगे तो ये आर्क जो है ये बताएगा इस बॉडी का डिस्टेंस ट्रैवल्ड। और अगर आपने A से B तक एक स्ट्रेट लाइन बना दी, बिल्कुल ऐसे यहां से यहां तक स्ट्रेट लाइन, तो वो बताएगा बॉडी का डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। लेकिन अगर आपने सेंटर से एक लाइन
ज्वाइन करा है ए पर और उसी सेंटर से एक लाइन ज्वाइन करा है बी पर, जो कि ऑब्वियसली क्या होगा, रेडियस ही होगा। आपने क्या किया, सर्कल के सेंटर से उसकी इनिशियल पोजीशन को ज्वाइन कर दिया और सर्कल के सेंटर से उसकी फाइनल पोजीशन को भी ज्वाइन कर दिया। तो आप देखोगे कि यहां पर एक एंगल बन गया है। इस एंगल को मैं थीटा से भी डिनोट कर सकता हूं, लेकिन मैंने डेल्टा थीटा से डिनोट किया है क्योंकि मैं कंसीडर कर रहा हूं कि ये ए से बी तक का जो बॉडी ने मूवमेंट किया है वो काफी स्मॉल है, इसलिए जो एंगल बनेगा ये भी काफी स्मॉल होगा, क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स जितने क्लोज होंगे एंगल भी उतना स्मॉल होगा, ये पॉइंट्स जितने फार अपार्ट होंगे एंगल उतना बड़ा होगा। तो अब ये जो एंगल बना है, इट इज द एंगल सबटेंडेड बाय द बॉडी एट द सेंटर। यानी सर्कल में जब भी कोई बॉडी मूव करती है, उसके इनिशियल पोजीशन को सेंटर से ज्वाइन कर दें और फाइनल पोजीशन को भी सेंटर से ज्वाइन कर दें, तो जो सेंटर पे एंगल बनता है वो एंगल कहलाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अभी तक आपने क्या सीख रखा है, खाली डिस्प्लेसमेंट सीख रखा है। वो जो डिस्प्लेसमेंट आपने सीखा है, आज के बाद उसका पूरा नाम लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहा जाएगा। हम खाली डिस्प्लेसमेंट इसलिए बोलते थे कि पहले एक ही तरह का डिस्प्लेसमेंट था तो उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते थे। अब आपके पास डिस्प्लेसमेंट भी दो टाइप का हो गया है। लीनियर मतलब, लीनियर वर्ड आता है लाइन से, यानी स्ट्रेट लाइन कह लो। तो जब आप किसी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट यानी शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन एक सीधी लाइन ऐसे बना के निकालते हो, तो वो उस बॉडी का लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। लेकिन जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में है और वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करती है, सर्कुलर मोशन में है तो ऐसे चलती रहेगी, ये उसका मोशन शो कर रहा है। लेकिन आप कंसीडर कर रहे हो कि ए से बी तक ओनली, आगे का भी कंसीडर कर सकते हो। जिस भी दो पॉइंट्स के बीच का आपको डिस्प्लेसमेंट मालूम करना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो आप उन दोनों पॉइंट्स को सेंटर से ज्वाइन कर दो। और जब आप उन दोनों पॉइंट्स को सेंटर से ज्वाइन करोगे तो सेंटर पे बनने वाला एंगल उन दोनों पॉइंट्स के बीच का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपको समझ में आ गया। ऐसी वो ये पॉइंट ए से बी तक जितना आगे की तरफ जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उतना बढ़ता जाएगा। अब क्योंकि मैंने कंसीडर किया कि ए से बी तक बहुत ही छोटा सा डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसने, इसीलिए छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो इस टाइम को भी मैं टी न बोलकर बोल दे रहा हूं क्या, डेल्टा टी। आप टी भी बोल सकते हो, लेकिन क्योंकि ए से बी तक जाने में थोड़ा सा ही टाइम लगा है, क्योंकि ये थोड़ा सा ही डिस्टेंस हमने कंसीडर किया है, इसीलिए थोड़ा सा ही एंगल बना है, तो छोटे स्मॉल स्मॉल चीजें हो रही हैं, तो स्मॉल स्मॉल चीजों को आप डेल्टा से डिनोट कर सकते हो, जिसको हम कैलकुलस में स्मॉल डी से भी डिनोट करते थे। अगर कैलकुलस की टर्म्स में लिखें तो ये डेल्टा थीटा के बजाय डी थीटा भी कहा जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे ये डेल्टा टी के बजाय डी टी भी कहा जा सकता है। ये डेल्टा या डी स्टैंड्स फॉर वेरी स्मॉल पोर्शन।
तो अब आपको पता है कि ए से बी तक जाने में जो टाइम लगा है वो डेल्टा टी है। अब आप डिस्प्लेसमेंट जान गए तो एंगुलर वेलोसिटी, अब तक आपने सिर्फ वेलोसिटी पढ़ा है, और वेलोसिटी क्या होता था? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लेकिन यहां डिस्प्लेसमेंट लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं है। खाली डिस्प्लेसमेंट लिखने का मतलब लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता था, मैंने बताया अभी, स्ट्रेट लाइन वाला। यहां डिस्प्लेसमेंट एंगुलर हो गया है, तो वेलोसिटी भी एंगुलर होगी, और फॉर्मूला वही रहेगा। एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डिस्प्लेसमेंट के बजाय लेना पड़ेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर आपसे बोला जाए एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, सिंपल वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट किया कितने टाइम में, दैट इज कॉल्ड सिंपल वेलोसिटी या लीनियर वेलोसिटी। लेकिन एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ, यहां लिखता हूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखो फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं है, बस जहां जहां वर्ड लीनियर या लीनियर नहीं लगाते थे तो खाली डिस्प्लेसमेंट होता था, उसका मतलब लीनियर ही होता था। बस डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लग गया, वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी लग गई। ओमेगा से डिनोट करेंगे, ये जो आपको डब्ल्यू जैसा दिख रहा है, ये डब्ल्यू ना होके ऐसा बनाना है आपने, अल्फा बीटा गामा, ये ग्रीक अल्फाबेट्स होते हैं, ये ओमेगा कहलाता है। तो ओमेगा वो अल्फाबेट से डिनोट किया जाएगा। तो दो इंपॉर्टेंट चीजें आपको सीखने को मिली हैं अब तक। सम अप करते हैं आगे बढ़ने से पहले। सबसे पहली चीज, बॉडी अगर किसी सर्कल में घूम रही है, घूमना ना कह के सर्कल में मूव कर रही है कहें, तो वो सर्कुलर मोशन है। सर्कल के सरकमफ्रेंस पर चल रही है, छोटा बड़ा सर्कल कैसा भी हो सकता है, बट सर्कल का सरकमफ्रेंस। और सर्कल के सरकमफ्रेंस पर चलते हुए किसी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर जब पहुंचती है तो सेंटर पर जो एंगल बनाती है, कैसे पता चलेगा सेंटर का एंगल? सेंटर से इनिशियल पोजीशन को ज्वाइन कर दो, सेंटर से फाइनल पोजीशन को ज्वाइन कर दो, बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर होगा। वो एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर कहलाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अल्फाबेट कोई भी, अल्फा बीटा गामा थीटा किसी भी डिनोट कर दे, लेकिन एंगल होता है वो। रेडियंस में मेजर किया जाता है। मैथ्स में मैंने बताया है पहले भी बच्चों को जिन्होंने फर्स्ट यूनिट पढ़ा है, यहीं पर इसी क्लासेस में, ये एंगल मैथ्स में डिग्री में आप मेजर करते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिजिक्स में अगर एंगल मेजर करना है एसआई सिस्टम में, तो उसका यूनिट रेडियन होता है, और डिग्री से रेडियन कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी आपको बताया जा चुका है। अगर डिग्री में दे भी दिया जाए एंगल, तो आपको रेडियन में उसे कन्वर्ट कर लेना है। वो फर्स्ट यूनिट में ही बता दिया था कैसे कन्वर्ट करना है। तो एंगल आप रेडियन में मेजर करते हो, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगल ही है, बस वो कौन सा एंगल है? जो सेंटर पर बना है दो पोजीशंस की वजह से, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, तो कहलाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और अगर ए बी को ज्वाइन कर देता मैं सीधी लाइन से, तो वो कहलाता लीनियर डिस्प्लेसमेंट। वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करने में मान लीजिए डेल्टा टी समय लगा है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन डेल्टा टी जो टाइम है वो कहलाएगा एंगुलर वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी।
उसको ओमेगा से डिनोट करना है, और यूनिट क्या बन जाएगा इसका, रेडियन पर सेकेंड। लीनियर वेलोसिटी का यूनिट क्या होता था, मीटर पर सेकेंड, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मीटर में और टाइम सेकेंड में। यहाँ डिस्प्लेसमेंट ना हो के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, वो रेडियन में है, और टाइम तो यहाँ भी सेकेंड्स में है, तो रेडियन पर सेकेंड। कॉन्सेप्चुअली कुछ भी फर्क नहीं है। वेलोसिटी निकालने के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ही करना पड़ा, बट डिस्प्लेसमेंट एंगुलर था तो वेलोसिटी भी एंगुलर बन गई। अब हम बात करते हैं तीसरे वाले टर्म की। एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सीखने के बाद बताया ओमेगा से डिनोट करते हैं। जितना भी एंगल बना है उसको टाइम से डिवाइड कर दो, एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। ये दोनों टर्म सीखने के बाद अब हम अपने तीसरे वर्ड की बात करते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने बच्चों को बताया था कि आप यूनिफॉर्म वर्ड तो जानते हो। आम बोलचाल की भाषा में यूनिफॉर्म कहते हैं उन कपड़ों को, उस ड्रेस को जो सबका एक जैसा होता है। जैसे जब आप स्कूल जाते हो तो आप अपने स्कूल के सारे बच्चे एक ही जैसा ड्रेस पहने होते हैं, उस ड्रेस को ड्रेस ना बोल के यूनिफॉर्म बोल देते हैं। लेकिन फिजिक्स में यूनिफॉर्म का मतलब होता है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब इक्वल डिस्प्लेसमेंट, यानी एक जैसा डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ सर्कुलर एक्स्ट्रा लग गया था, मैंने बताया यूनिफॉर्म मोशन अगर खाली वर्ड है तो आप काइनेमेटिक्स में पढ़ चुके हो, लेकिन यहाँ सर्कुलर भी साथ में लग गया है। तो व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो मैं पहले यहीं दिखा देता हूं। अभी आपको बताया ये बॉडी ए पर थी, ए से बी पर पहुंच गई, और उसने जो एंगल सबटेंड किया, फिलहाल रेडियस हटा देता हूं मैं, जो एंगल सबटेंड किया सेंटर पर डेल्टा थीटा, वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। उसको करने में जो समय लगा वो डेल्टा टी है। अब वो अगर बी से सी पर पहुंचती है तो फिर से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करेगी। सी से डी पर पहुंचती है तो फिर से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करेगी। कोई भी दो पोजीशंस को ज्वाइन करने पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता जाएगा। अब यूनिफॉर्म मोशन क्या होता था, व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सीधी लाइन में कोई बॉडी चल रही होती थी तो वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करती थी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। हर बार अगर 5 मीटर चलना है 2 सेकेंड में, अगला 5 मीटर भी 2 सेकेंड, अगला 5 मीटर भी 2 सेकेंड, तो उसको बोलते थे यूनिफॉर्म मोशन, और उसकी वेलोसिटी को बोलते थे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यहां पर बस वही चीज है, लीनियर के बजाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो बोलते हैं व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब क्या, ये जितना भी एंगल सबटेंड हुआ है रेडियंस में मेजर करते हैं, ऐसा ही सिस्टम के हिसाब से। लेकिन मैं थोड़ा एग्जांपल को आसान बनाने के लिए बोलता हूँ, मान लीजिए ये जो एंगल है ये 60 डिग्री का सबटेंड हुआ है 10 सेकेंड्स में, तो अगली बार भी 60 डिग्री का एंगल 10 सेकेंड्स में, अगली बार भी 60 डिग्री का एंगल 10 सेकेंड्स में। यानी बॉडी इस तरह ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई ऐसे मूव करनी चाहिए कि हर बार वो इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। जब बॉडी ऐसा करेगी, व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तब उस बॉडी का जो मोशन है वो कहलाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। खाली यूनिफॉर्म मोशन का मतलब था इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सर्कुलर में डिस्प्लेसमेंट एंगुलर हो जाएगा बस, और कोई फर्क नहीं है। जिन बच्चों ने लीनियर मोशन अच्छी तरह पढ़ रखा है वो जब सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे, आगे एक यूनिट है 5th यूनिट रोटेशनल मोशन, कुछ भी नया कॉन्सेप्ट यूज नहीं होगा, सारे लॉ वगैरह हर चीज वही होगा। बस
सर्कुलर मोशन में, रोटेशनल की बात बाद में करेंगे, सर्कुलर मोशन करते हुए जहां जहां लीनियर टर्म यूज हुआ है वहां वहां एंगुलर आ जाता है। टाइम को छोड़कर हर चीज लीनियर से एंगुलर में कन्वर्ट हो जाती है। टाइम तो ऐसी चीज है जिसको कोई चेंज नहीं कर सकता, वो अपने आप ही चेंज होता है, ना उसको स्लो डाउन कर सकते हैं, ना फास्ट कर सकते हैं, ना रोक सकते हैं। तो टाइम तो वैसे ही चेंज होगा जैसे होता है, चाहे बॉडी रेस्ट में हो, मोशन में हो, किसी भी टाइप के मोशन में हो। तो टाइम को छोड़कर हर चीज, डिस्प्लेसमेंट लीनियर से एंगुलर, वेलोसिटी लीनियर से एंगुलर। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलना है तब भी आप, व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, द बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हाँ, अगर बार बार कभी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कर दिया, कभी कम डिस्प्लेसमेंट कर दिया, तो वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगा। हर बार उसे एंगल सेम बनाना पड़ेगा, यानी सेम एंगल सबटेंड करना पड़ेगा सेंटर पर सेम टाइम में, तभी कहलाएगा इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो अब आपने सीख लिया सर्कुलर मोशन क्या होता है, सर्कल क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी क्या होता है। ये सारी चीजें बच्चों ने सीख लिया। आज की क्लास के लिए जो दो बची हुई चीजें सीखना बाकी हैं वो है ये, यानी टाइम पीरियड, और ये यानी फ्रीक्वेंसी। अब यहां एक गौर करने वाली बात यह है, टाइम तो आप पहले भी जानते ही हो कि ए से बी तक जाने में जो स्टॉप वॉच दिखा रही है वो ए से बी तक का टाइम हो गया, खाली टाइम। जो भी ड्यूरेशन होता है मोशन के दो पॉइंट्स के बीच का वो टाइम कहलाता है। बट टाइम के आगे टाइम पीरियड अगर लग जाए तो किसी भी सर्कल में, जब आप सर्कुलर मोशन में आप टाइम पीरियड वर्ड यूज करते हो तो आप याद रखना, इट इज द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कंप्लीट वन सर्कल। सर्कल छोटा हो, बड़ा हो, कैसा भी हो, सर्कुलर मोशन करते हुए बॉडी, जो सर्कुलर मोशन कर रही है बॉडी, अगर उसका टाइम न पूछ के टाइम पीरियड पूछ लिया गया तो वो हमेशा उस बॉडी के एक पूरा चक्कर काटने का या एक पूरा सर्कल कवर करने का टाइम कहलाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात याद रखें, व्हाट इज टाइम पीरियड इन सर्कुलर मोशन। So time period in circular motion is the time taken by the body to complete one circle. एक पूरा चक्कर काटने में जो भी, जैसे यहां से ए से बी तक जाने के टाइम को आप डेल्टा टी बोल देते थे, वो सिर्फ टाइम है, टाइम टेकन बाय द बॉडी टू गो फ्रॉम ए टू बी, टू मूव फ्रॉम ए टू बी। बट ए से चलने के बाद वापस जब वो ए पर आ जाए, उस टाइम को अगर आपने रिकॉर्ड कर लिया, वो हमेशा टाइम पीरियड कहलाएगा और उसको कैपिटल टी से डिनोट किया जाएगा। हम स्मॉल टी से किसी भी टाइम को डिनोट कर सकते हैं या डेल्टा टी से भी कर रहे हैं, लेकिन कैपिटल टी जहां पर भी लिखा जाए सर्कुलर मोशन में तो आप समझ जाना कि कैपिटल टी लिखा जा रहा है, इसका मतलब उस टाइम की बात की जा रही है जो मोशन करने वाली बॉडी को लगता है एक पूरा चक्कर काटने में। टाइम टेकन टू गो वंस राउंड द सर्कल, टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कंप्लीट वन सर्कल। और वो कैपिटल टी से डिनोट किया जाएगा, मेजर तो सेकेंड्स में ही किया जाएगा, टाइम ज्यादा हो या कम, एसआई यूनिट तो सेकेंड्स ही होती है। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म आपको याद रखनी है, समझ आ गई होगी बच्चों को। सिंपल टाइम है बट पूरे चक्कर का टाइम। और अगली टर्म जो इंपॉर्टेंट याद रखनी है वो है फ्रीक्वेंसी।
ये फ्रीक्वेंसी वर्ड फ्रीक्वेंट वर्ड से बना है, और ये फ्रीक्वेंसी को यहां पर समझें टेक्निकल भाषा में तो हम ये कह सकते हैं नंबर ऑफ सर्कल्स या रोटेशंस इन 1 सेकेंड। कैपिटल टी तो ये बताता है कि एक चक्कर कितने सेकंड में लगता है, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 50 सेकंड, एक चक्कर का। फ्रीक्वेंसी जानने के लिए आपको ये बताना होगा कितने चक्कर लगते हैं, नंबर ऑफ सर्कल्स, या कितनी बार वो ऑब्जेक्ट सर्कल में घूमता है, रोटेट करता है एक सेकंड में। तो जब आप ये बता सको कि एक सेकंड में किसी बॉडी ने इतने चक्कर काटे, तो आप बता रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी, यानी नंबर ऑफ सर्कल्स इट हैज कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। इस फ्रीक्वेंसी को F से भी डिनोट करते हैं, या एक ग्रीक अल्फाबेट ही होता है न्यू। ये सब V जैसा लग रहा है लेकिन ऐसे थोड़ा सा दोनों तरफ कर्व लिए हुए हैं, न्यू बोलते हैं। ये सिंबल होता है फ्रीक्वेंसी का, स्मॉल f भी होता है और न्यू भी होता है। तो कई जगह पर बुक्स में f ना बोल के न्यू से डिनोट करते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज ना हो जाएं। और इस न्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं आप एक फॉर्मूले की हेल्प से भी, अगर आपको कैपिटल T दिया हो। तो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? अगर आपको एक चक्कर का टाइम दिया है कैपिटल T, इसका मतलब कैपिटल T सेकेंड्स में उसने एक राउंड कंप्लीट किया है। अगर आपको बोल दिया कैपिटल T यानी 10 सेकेंड कैपिटल T की वैल्यू है, इसका मतलब 10 सेकेंड में उसने एक राउंड कंप्लीट किया है। तो एक सेकेंड में कितने राउंड कंप्लीट करेगा? सिंपल यूनिटरी मेथड है। अगर T सेकेंड्स में एक राउंड कंप्लीट करता है, जो कि उसका टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कंप्लीट 1 सर्कल या 1 राउंड है, जिसे कैपिटल T यानी टाइम पीरियड बोलते हैं, तो T सेकेंड्स में अगर एक राउंड करता है तो एक सेकेंड में कितने राउंड करेगा? 1/T। और एक सेकेंड में जितने राउंड करता है उसी को हम बोलते हैं क्या? फ्रीक्वेंसी। यानी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1/T होता है। कैपिटल T पता है, उसका रेसिप्रोकल कर दो तो आपका फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। और कैसे आया फ्रीक्वेंसी 1/T, वो आपको बता दिया। सिंपल 5th क्लास का यूनिटरी मेथड है कि T सेकेंड्स में अगर एक चक्कर लग रहा है, जो कि बताया ही है कि जितना भी टाइम में एक चक्कर लगता है वो T है, कैपिटल T। कैपिटल T सेकेंड्स में एक चक्कर लग रहा है तो एक सेकेंड में लगेगा 1/T। ये नंबर ऑफ राउंड्स ही फ्रीक्वेंसी कहलाता है। और क्योंकि कैपिटल T को आप सेकेंड्स में नापते हो, तो 1/T का मतलब हो गया सेकेंड इनवर्स। यानी फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट है 1/T होने, फॉर्मूला 1/T होने की वजह से 1 का तो कोई यूनिट नहीं होता, नंबर है, और T सेकेंड्स है, वो डिनोमिनेटर में है। तो जब आप उसको न्यूमरेटर में लाना चाहते हो तो सेकेंड का इनवर्स हो जाएगा, यानी सेकेंड की पावर -1। इस सेकेंड की पावर -1 को HERTZ हर्ट्ज बोलते हैं। हर्ट्ज एक साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है इस यूनिट का नाम। यानी फ्रीक्वेंसी को आप SI यूनिट, फ्रीक्वेंसी के SI यूनिट को सेकेंड इनवर्स भी बोल सकते हो, और उसे हर्ट्ज बोलने में भी कोई हर्ज नहीं है। ये हर्ट्ज स्पेलिंग HERTZ है, ये साइंटिस्ट का नाम है, जैसे न्यूटन। तो फोर्स का यूनिट न्यूटन के ऑनर में न्यूटन रख दिया, ऐसी फ्रीक्वेंसी का यूनिट भी हर्ट्ज के ऑनर में हर्ट्ज रख दिया है। उसने फ्रीक्वेंसी वगैरह, वेव्स वगैरह के बारे में काफी रिसर्च किया था, काफी एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए थे।
तो सर्कुलर मोशन का एक पोर्शन यानी पहला, ये 2-3 पोर्शंस हैं इसमें, ज्यादा बड़े नहीं है, लेकिन फर्स्ट पोर्शन यहां पर कंप्लीट होता है जिसमें आपने सर्कुलर मोशन सीखा, सर्कल क्या होता है वो सीखा, सर्कुलर मोशन में डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है वो सीखा है, एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालते हैं वो भी सीखा है, टाइम पीरियड क्या होता है और फ्रीक्वेंसी क्या होती है। अब ये क्लास खत्म करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज और बच्चों को सिखाते हैं। ये फॉर्मूला आपको कुछ स्पेशल टाइप के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के काम आएगा। तो ये फॉर्मूला जरा देखें। ये फॉर्मूला एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए एक और मेथड बताएगा, हालांकि बेस्ड वो इसी कॉन्सेप्ट पर होगा। अभी आपने देखा कि अगर बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाती है सर्कल में मूव करते हुए, तो सेंटर पर बना हुआ एंगल डेल्टा थीटा से डिनोट किया गया, जिसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहा गया, और ऐसा करने में जो टाइम लगा वो डेल्टा टी है। और एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा निकालने के लिए, ओमेगा फाइंड आउट करने के लिए आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम किया, क्योंकि वेलोसिटी कोई भी हो वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लेकिन ये एंगुलर वेलोसिटी एक और मेथड से फाइंड आउट की जा सकती है। उस मेथड से फाइंड आउट करने के लिए आपको इस सर्कल में मूव करती हुई बॉडी का टाइम पीरियड गिवन होना चाहिए। इफ कैपिटल टी इज टाइम पीरियड ऑफ बॉडी मूविंग इन सर्कुलर पाथ, ऑब्वियसली वो आपको गिवन होगा, तो आप एंगुलर वेलोसिटी ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो। अब ये फॉर्मूला कैसे आया? सिंपल, कॉमन सेंस। दुनिया का कितना भी बड़ा या कितना भी छोटा सर्कल हो, अगर उस सर्कल में मूव करते हुए किसी बॉडी ने एक पूरा सर्कल यानी राउंड कंप्लीट कर लिया, तो इसका मतलब वो ए से घूमकर वापस ए पर आ गई है। तो सेंटर पर जो वो एंगल सबटेंड करेगी वो हमेशा 360 डिग्री ही होगा। आप बना के देख लो, कोई भी बड़ा सर्कल, छोटा सर्कल, सर्कल का साइज कुछ भी हो, अगर पूरा एक चक्कर कोई बॉडी उसमें कंप्लीट कर ले, तो जैसे ए से बी तक पहुंचने में उसने सिर्फ इतना एंगल बनाया है, ए से वापस ए तक पहुंचने में वो पूरा ये एंगल बनाएगी, ये पूरा, और उसे 360 डिग्री कहा जाता है एंगल को। और 360 डिग्री का मतलब होता है 2 पाई रेडियन। डिग्रीज को रेडियन में चेंज करना मैंने पहले ही बताया, बच्चों को बताया जा चुका है। जितना भी डिग्री है उसे पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो, रेडियन में आ जाएगा। तो ये आपका 360 डिग्री पूरा एंगल बनेगा हमेशा, जिसे 2 पाई रेडियन कहा जाएगा। और यहां मैंने 2 पाई लिख दिया है डेल्टा थीटा की जगह पूरे एक चक्कर के लिए, और टाइम डेल्टा टी की जगह कैपिटल टी लिख दिया। यानी अगर कभी भी सर्कुलर मोशन में एक पूरा सर्कल कंप्लीट करने का टाइमिंग दिया हो, तो आपको एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए सीधा ये कर देना चाहिए। ये फॉर्मूला बना तो इसी से है, बस
डेल्टा थीटा की जगह हमेशा 2 पाई आएगा जब बॉडी ने पूरा सर्कल कर लिया है, और कैपिटल टी पूरे एक सर्कल करने का टाइम होता है। तो ये 2 पाई तो हमेशा फिक्स है, टाइम कैपिटल टी रखें ओमेगा। एक बात याद रहे अभी के लिए, फिलहाल के लिए, जब तक आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट कर रहे हो, एंगुलर में चल रहा है काम, तब तक आपको ये 2 पाई बाय टी की वैल्यू दी गई होगी, सॉल्व करेंगे, पाई का वैल्यू पुट नहीं करना है। मैथ्स में बच्चों से कहा जाता है कि जब आप फाइनल आंसर निकाल रहे हो तो जहां पर भी जैसे सर्कल का सरकमफ्रेंस, एरिया वेरिया निकालने के लिए कहा जाता है, तो पाई का वैल्यू आप पुट कर सकते हो 22/7 या 3.14 अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। इन दोनों में से कोई भी पुट कर सकते हैं, जो भी आपको इजी पड़ रहा हो। लेकिन याद रहे जब तक आप एंगुलर पोर्शन में चल रहे हो, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वगैरह वगैरह, टाइम तो एंगुलर लीनियर कुछ नहीं होता, टाइम तो टाइम ही होता है। लेकिन जब तक आप एंगुलर में चल रहे हो, इसको पाई को छेड़ना नहीं है, आंसर पाई के फॉर्म में ही आएगा, पाई एज इट इज रहेगा। हाँ, इसी चैप्टर में आगे एक सिचुएशन आएगा जहां आपको पाई रखना चाहिए या रखने की परमिशन हो जाती है। वो कब होगा वो आपको बताया जाएगा जब वो सिचुएशन आएगी। फिलहाल जब आपसे एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी कहना चाहिए, वो फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए और आपका आंसर पाई की टर्म्स में आ रहा हो, तो उसे पाई को वैसे का वैसे ही छोड़ देना, बाकी जो कैंसिल वैंसिल हो रहा है उसको कर लेना। तो इस फॉर्मूले के साथ हमारा आज का क्लास कंप्लीट होता है। इसके ऊपर बेस्ड 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप उनको एक बार ट्राई करेंगे और हम आगे का पोर्शन सर्कुलर मोशन का नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक ये अच्छी तरह पढ़ लें और इसको समझ लेंगे तो माइंड में रहेगा। आगे इन फॉर्मूले का जो आज सीखे हैं उनका यूज होगा, तो बार बार पीछे जाके आपको डिस्कस नहीं करना पड़ेगा। तो मिलते हैं सर्कुलर मोशन की अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।